हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं शाम शर्मा की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लोग अक्सर पूछते हैं कश्मीरियत के बारे में कि भाई ये कश्मीरियत है क्या चीज़। ये देखिए, टारगेटेड किलिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग हुई है। यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम, ये जो वहीद साहब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो। आतंकियों ने टूरिस्टों से उनकी आईडी निकलवाई, उनकी आईडी चेक की, मर्दों की पैंट उतरवाई, ये मेक श्योर करने के लिए कि जिनको ये मार रहे हैं वो नॉन मुस्लिम ही हैं। बट नहीं भाई, कश्मीर फाइल्स तो प्रोपेगेंडा है ना। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया था वो सब तो बिल्कुल झूठ है। कब हिंदुओं की टारगेटिंग हुई है भाई कश्मीर में? तो खबर आपने देखी ही होगी कि कश्मीर के पहलगाम में कल एक बहुत बड़ा आतंकी अटैक हुआ है, जिसमें अराउंड 28 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। कई लोग सीरियस भी हैं। एंड लेट्स बी क्लियर, सिर्फ कुछ लोग नहीं मारे गए हैं, 27 से ज्यादा हिंदू मारे गए हैं। हिंदुओं को डिलिबरेटली टारगेट करके मारा गया है। इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड लश्कर तैयबा का एक अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन। और जो सर्वाइवर्स हैं, सर्वाइवर्स ने ओपनली बोला है कि देखिए, हमसे पूछा गया, हमारा आईडी चेक किया गया, मेक श्योर किया गया कि हम हिंदू हैं कि नहीं, तब हमको गोली मारी। फिर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हिम्मत होती है ये बोलने की कि आतंक का कोई रिलीजन नहीं होता। Such barbarism is only possible when backed by religious doctrine that demands extermination of non-Muslims. And then when will we understand that the machinations of the universal brotherhood are there forever? और एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। विक्टिम्स जो हैं इस आतंकी अटैक के, वो ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र से हैं। और ये जो कास्ट और लैंग्वेज का गेम सब लोग खेलते रहते हैं ना, इस गेम के चक्कर में आप एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बांटते रहते हैं। मेरा लैंग्वेज ये, मेरा लैंग्वेज वो करते रहते हैं। आपके दुश्मनों को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके दुश्मनों के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। उनके लिए ना आप कन्नडिगा है, ना तमिल है, ना मराठी है, ना पंजाबी है, ना असमीज है। उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काफिर है। यही हिंदुत्ववादी इतने सालों से कहते हुए आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। उसका एक लाइव एग्जांपल हमने एक दिन पहले पहलगाम में देख लिया। और जब भी एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आता है, तब एक इस तरह का हादसा होता है। क्लिंटन आया था तब हुआ था, ट्रंप आया था तब 2020 के दंगे हुए थे दिल्ली में, और अब जेडी वैंस आया है तो पहलगाम में ये अटैक हुआ है। और एक बात और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया था गवर्नमेंट को, ऑर्डर दिया था कि भाई जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूँ, करवा लिया आपने इलेक्शन? खुशी हो गई ना? क्या अचीव किया मेरे को बताइए। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time, because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court, where the government feels obliged to give some kind of a undertaking that there will be an election in Kashmir. Why? When we removed 370, did we say we will have an election in Kashmir? What has an election in Kashmir ever achieved? But to bring out a bunch of political turncoats back into the so-called political mainstream while innocent people are killed. और ये अटैक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के एक स्टेटमेंट के कुछ ही दिन के बाद हुआ है, जहां पर उसने इंडिया के खिलाफ जहर उगला था, टू नेशन थ्योरी की बात की थी और स्पेसिफिकली हिंदुओं को अटैक किया था। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. तो आर्टिकल 370 हटने के बाद, एब्रोगेट होने के बाद, ये जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी अटैक हुआ है। इस अटैक के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सीधे ही श्रीनगर पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, जो सऊदी अरेबिया की ट्रिप पे गए हुए हैं इस समय पे, उन्होंने अपना ट्रिप बीच में ही कैंसिल किया और वो भी वापस इंडिया आने का प्लान कर रहे हैं। एंड दिस शोज यू द सिवियरिटी ऑफ दिस अटैक, कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करके, जिस तरह से अक्टूबर 7 में पैलेस्टीनियन आतंकियों ने इजराइल में सिविलियंस को टारगेट किया था, उसी तरह से
भारत में भी सिविलियन टूरिस्ट को टारगेट किया गया। और जिस समय पे ये अटैक हुआ था उस समय पे यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी इंडिया के विजिट पे आए हुए थे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय पे राहुल गांधी बाहर निकले हुए हैं। ये जब भी बाहर जाते हैं देश में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। लेकिन भारत में आज भी कुछ लोग हैं जो आतंकियों के क्लियरली रिलीजियसली मोटिवेटेड क्राइम पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। सवा नकवी को उनका रिलीजन नहीं बल्कि उनकी कावर्डिस दिख रही है। इनको उन कश्मीरियों के लिए दर्द हो रहा है जिनकी रोजी रोटी अब खतरे में है, उनके लिए नहीं जिनका परिवार हमेशा के लिए डेवेस्टेट हो चुका है। राजदीप सरदेसाई ने तो ऐसा ट्वीट डाला है कि देख के ये नहीं लगता कि एक इंडियन जर्नलिस्ट का ट्वीट है, देख के ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट निकल के आया है। एक महाशय ऐसे भी है जिनको लगता है कि ये अटैक संघियों ने करवाया है ताकि इसका पॉलिटिकल फायदा हो सके उनको। कुछ लोग तो ऐसा मुस्लिम्स के डिफेंस में आ गए हैं कि बोल रहे हैं कि भाई तमिल स्पीकिंग मुस्लिम और हिंदू में फर्क करना एक एटम को स्प्लिट करने की तरह है। सही बात है। ये बात कुछ कश्मीर में हिंदू भी बोला करते थे और अब कहाँ है कश्मीर के हिंदू? क्योंकि भाई लैंग्वेज, कपड़े, बोल चाल में तो यार कश्मीरी हिंदू कश्मीरी मुस्लिम में भी कुछ फर्क नहीं है। और याद कीजिए ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर इतना बवाल किया था, जैसे आरफा बीबी, फॉल्ट न्यूज, दुगल साहब, और अब इनके दिल में दर्द हो रहा है आतंकी अटैक्स पे। जब विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पर फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स, तब उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे थे, इंडोक्ट्रिनेशन बोल रहे थे, वल्गर बोल रहे थे, झूठी फिल्में बोल रहे थे। केजरीवाल जी ने दिल्ली की असेंबली में कहा था कि ये झूठी फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है। और ये अटैक जो हुआ है और जिस तरह से ये अटैक कंडक्ट किया गया है, आप बताइए क्या झूठ था उस फिल्म में? ये भी याद रखिए कि हमारे देश में ऐसे कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस पाकिस्तान एक्चुअली भारत के लिए बड़ी अच्छी चीज है। ये है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स। इस तरह के अटैक्स पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है भारत में जब वो बैंकक्रप्ट है। इमेजिन कीजिए क्या होता अगर वो स्टेबल और प्रॉस्पेरस होते तो। और सो कॉल्ड अमन की आशा डॉक्ट्रिन तो भैया अब होपफुली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब होपफुली इसको चिता पे लिटाया जा सकता है और चिता में आग लगाई जा सकती है और उन एशेस को गंगा में बहाया जा सकता है कि भाई डायलॉग करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, बातें करते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं। ये मिला हमको पीपल टू पीपल कांटेक्ट से, ये मिला हमको बातें करने से। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस अटैक को याद रखिए। आप इस अटैक में जो वीडियोस निकल के आए हैं उनको जाकर देखिए सोशल मीडिया पे, उन वीडियोस को याद रखिए। और अब कोई भी साला अमन की आशा की बात करे तो उसको बॉयकॉट करना जरूरी है। ना साला क्रिकेट मैचेस चाहिए, ना बॉलीवुड में पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर चाहिए, कोई जरूरत नहीं है उनको यहाँ बुलाओ और साले वो हमारी इंडस्ट्री से पैसे कमाए। लॉजिकल क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस नाउ? जैसा कि मैंने बोला, मोदी ने अपनी ट्रिप ऑलरेडी कट कर दी है सऊदी अरेबिया से, वो भारत आगे है जल्दी ही। हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी कश्मीर में, अमित शाह के बीच में, कश्मीर सीएम के बीच में और हाई लेवल आर्मी स्टाफ के बीच में। लगता तो है कि इंडिया डेफिनेटली कुछ रिटेलिएशन प्लान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, बट अभी तक हमको आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। बट देखिए एक्सटर्नली पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा ही, लेकिन इंटरनली भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसको आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भी अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, व्हिच इज कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर शुड नॉट बी ए स्टेट। जम्मू शुड बी ए सेपरेट स्टेट एंड कश्मीर शुड बी सेपरेट। जम्मू यहाँ डेकेड से साला भुगत रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। सारा का सारा पॉलिटिकल पावर कश्मीर के पास होता है, सारा मीडिया का अटेंशन कश्मीर में होता है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स भी कश्मीर खा जाता है। जम्मू के हाथों में क्या बचता है? बाबा जी का ठुल्लू। तो इट्स हाई टाइम कि जम्मू को आप अलग स्टेट बनाइए, वहां पर फ्रेश इलेक्शंस करवाइए, वहां पर उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, उनको अलग से सेंट्रल फंडिंग मिलेगी और उनकी जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज है वो खुद देख पाएंगे। तब होपफुली जम्मू इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकेगा बिना कश्मीर के इंटरफेरेंस के और एक समृद्ध स्ट्रॉन्ग रीजन बन के उभर सकेगा। उसी तरह से लद्दाख को भी आप एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाकर रखिए और कश्मीर वैली को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाइए अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दिल्ली, क्योंकि जम्मू डिजर्व्स बेटर। ना उन्होंने कभी भारत के खिलाफ नारा लगाया है, ना पाकिस्तान से प्यार दिखाया है, ना कुछ सेपरेटिज्म दिखाया है। साला देश से प्यार करने का, देश से वफादारी करने का क्या उनको फल मिला है? तो जम्मू को आप अलग से स्टेटहुड दीजिए, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और कश्मीर में इलेक्शन करवा के क्या हुआ वो तो हमने देख ही लिया है। जो लोग पहले सेपरेटिज्म का बोलबाला करते रहते थे वही लोग तो वापस पावर में है यार। अब क्या फायदा इस डेमोक्रेसी का? तो कश्मीर पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, पूरा प्रॉपर आर्मी का प्रेजेंस होना चाहिए, प्रॉपर एंटी टेरर क्लीन अप होना चाहिए, प्रॉपर एस्पा को डिप्लॉय करना चाहिए। और एक दूसरी चीज वहां पर जरूरी है, वो अब हम अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं, उससे बचने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, विच इज की कश्मीर की डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग करनी बहुत जरूरी है फ्रॉम अ सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। भारत का कोई भी बॉर्डर एरिया जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम बन जाती है वो हमेशा भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसके सिविलाइजेशन के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमने देखा ही है, ये बॉर्डर एरियाज है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हुई और तुरंत पार्टीशन हो गया। असम और बंगाल में भी अब यही हालत देख रहे हैं धीरे धीरे डेवलप होते हुए। कश्मीर में भी हम 70 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, और देशों में भी देखिए, कोसोवो को देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी है, सर्बिया से अलग हो गया। शिनचैंग को देखिए, चाइना के साथ सेपरेटिज्म हो रखा है। रोहिंग्या बेल्ट में भी म्यांमार में सिविल वॉर हो रखी है।
और सेपरेटिज्म हो रखा है। तो यहाँ पे भी एक डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग करनी बेहद जरूरी है। और देखिए ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश ऑन दिस एज वेल, कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है और एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। बिकॉज आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो इतना हेविली मिलिटराइज्ड एरिया है, जहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी का प्रेजेंस है, पुलिस का प्रेजेंस है, हर गली नुक्कड़ पे पुलिस और आर्मी खड़ी रहती है, वहाँ पहलगाम जैसे इतने हेविली विजिटेड टूरिस्ट हॉटस्पॉट में इतना बड़ा अटैक हो गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज अ सीरियस लैप्स इन इंटेलिजेंस एंड इन सिक्योरिटी। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर apparatus से सवाल पूछना बिल्कुल जायज है और जरूरी भी है। बट एट द सेम टाइम देखिए आर्मी पे उंगली उठाना आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी यहाँ हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का जो बॉर्डर है कश्मीर और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर, ये बहुत हेविली माउंटेनस बॉर्डर है। यहाँ पर ऐसा टेरेन है जहाँ पर टेररिस्ट रिलेटिवली आसानी से घुस के कश्मीर में आ सकते हैं। उसके ऊपर से ये भी याद रखिए कि इन आतंकियों को लोकल से सपोर्ट मिलता है। ये लोकल्स जो कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, और यही लोकल्स हैं जो इन आतंकियों को घुसने में मदद करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं और उनको एग्जिट रूट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये आतंकी आसानी से ये टेरर अटैक्स यहाँ पर कर पाए। केस इन पॉइंट आप देख सकते हैं कि एक श्रीनगर का MP है उमर अब्दुल्ला की पार्टी का, जो टूरिज्म को कल्चरल इन्वेजन बोल रहा है कश्मीर में। ये जो चल रहा है इस वक्त जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नजर में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। और एक इलेक्टेड MP हिंदुओं के खिलाफ अटैक की धमकियां दे रहा है कि हमने एक ऐसा जख्म बनाया है जो कभी भी फूट के आ सकता है, और ये जब फूट के आएगा ना आपके लिए अच्छा ना हमारे लिए अच्छा, और जो तब होगा जो लोग उसे गुजरेंगे, मैं उस दर से पहले ही गुजर चुका हूँ। तो जब तक कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी वाली रियलिटी है, तब तक सेपरेटिज्म, रेडिकलाइजेशन और माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा कभी भी खत्म नहीं होगी। ये बदलना पड़ेगा। तो कश्मीर को अगर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर लाया जाता है तो वो डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। चाहे आप एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में सर्व कर चुके हैं, उनको आप जमीन और मकान देके वहां पर सेटल करें और उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें। बिहार के जो इतने सारे लोग हैं जो अपना घर छोड़ के कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको कश्मीर में काम दीजिए, कश्मीर में सेटल कीजिए उनको, और उनको एक्स सर्विसमैन के थ्रू आर्म्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए और आर्म्स प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो या तो कश्मीर में मैसिव स्केल पे घर वापसी हो, या फिर मैसिव स्केल पे हिंदू सेटलमेंट हो। बिना इस डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग के कश्मीर की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिलीजियस प्रॉब्लम है, ये एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए? देखिए भाई, कड़ी निंदा इज गुड एंड ऑल, बट ये समय है कुछ बड़ा एक्शन लेने का, क्योंकि पूरी पब्लिक में नाराजगी आप देख सकते हैं, पूरी पब्लिक का गुस्सा आप फील कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके दिल में जो गुस्सा है वो वैसा ही गुस्सा है जैसा मेरे दिल में है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही हो, बिकॉज क्लियरली गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। इट मे टेक टाइम टू प्लान, इट मे टेक टाइम टू एग्जीक्यूट, बट कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये पता चलना चाहिए कि क्या होता है जब इंडिया में आप सिविलियंस को टारगेट करते हैं। चाहे इंडियन आर्मी एक्शन ले, या फिर अननोन गवर्नमेंट कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स को साफ करे, या फिर बलूचिस्तान को फाइनली फ्री बना दिया जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। याद रखिए, ये अटैक एक ऐसे समय पे हुआ है जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली भारत में थे अटैक के समय पे, तो अमेरिका देख रहा था भारत में क्या हो रहा है। तो अमेरिका को भी दिखाना पड़ेगा कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो इन अटैक्स को हैंडल कर सकती है और इस तरह से रिटेलिएट करेगी, इस तरह से बदला लेगी कि उनके दुश्मन साले कांप जाए। और अगर इंडिया को उस तरह से रिटेलिएट करना है कि पाकिस्तान कांप जाए, तो इंडिया को सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इंडिया को इंटरनेशनली एक वाइड कोalition डेवलप करना पड़ेगा, ताकि अगर इंडिया कोई बड़ा स्टेप लेता है, अगर कोई ब्रूटल स्टेप लेता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो बड़े बड़े देशों से, यूरोप से, यूएस से, मिडिल ईस्ट से उनको सपोर्ट मिल सके। और आई एम श्योर कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सऊदी अरेबिया का ट्रिप अपना कट शॉर्ट किया, और होपफुली उन्होंने MBS से बात की है कि यार सपोर्ट देना, हम जो भी करेंगे उसमें, क्योंकि ऐसे भी अब सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से दोस्ती करने में कुछ पड़ा तो है। हो सकता है पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक टैक्टिकल ब्लंडर भी कर दिया हो कि उन्होंने एक ऐसे समय पे अटैक किया जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद था। एक ऐसे टाइम पे उन्होंने अटैक किया जब ट्रंप पावर में है, जो ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान है, जो ऑलरेडी एंटी टेररिज्म है, जिसका ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर स्टैंस है। तो आपने एक ऐसे मोमेंट पे इंडिया को अटैक किया जब इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में था। तो बेसिकली आप अमेरिका को भी प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अटैक के तुरंत बाद ट्रंप ने मोदी को फोन किया है और पूरा 100% सपोर्ट दिया है कि मोदी आपको जो करना है आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए आप कीजिए, अमेरिका आपके साथ है। तो एक तरफ से लगता है अमेरिका से भारत को ग्रीन लाइट मिली, मोदी को EU के प्रेसिडेंट से भी ओपनली सपोर्ट मिला है। बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज से इंडिया को ओपनली सपोर्ट मिल रहा है इस आतंकी अटैक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट करने के लिए भी। और इंडिया को भी ये क्लियर कर देना चाहिए पूरी दुनिया को कि देखिए, ये जो अटैक हुआ है
इसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद नहीं है, लश्कर तैयबा नहीं है, इसका मास्टरमाइंड आसिफ मुनीर है और पाकिस्तानी आर्मी है। इसकी प्लानिंग किसी काल कोठरी में नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग रावलपिंडी में हुई है, आईएसआई के ऑफिस में हुई है। और अब जो हिसाब देना है ये किसी सिर्फ आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना है, पाकिस्तानी आर्मी को देना है। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया को जो एक्शन लेना है वो सोच समझ कर लेना चाहिए। आई नो दिस इज नॉट समथिंग यू वांट टू हियर। आप में गुस्सा है, मुझ में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की आप हालत देखिए, इतनी बुरी हालत में है। बलोचिस्तान ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो चुका है। केपीके में पाकिस्तानी तालिबान ने उनको बंबू कर रखा है, पिछवाड़े में छतरी खोल रखी है। तो पाकिस्तान टूटने की कगार पर है इस समय। इसलिए उनको एक ऐसा एक्शन लेना है, उनको कुछ ऐसा चाहिए जो पब्लिक पाकिस्तानी आर्मी के पीछे यूनाइट हो सके। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का मकसद ये हो कि इंडिया रिएक्ट करे और उनके खिलाफ एक युद्ध कर दे। अगर इंडिया के साथ उनका युद्ध हो गया तो पाकिस्तानी आर्मी अपनी पब्लिक को बोल सकती है कि देखिए हम अभी भी रेलेवेंट हैं, हम ही हैं जो आपको इन काफिरों से बचा सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना भी हो सकता है इसी मौके की तलाश में है कि भाई पाकिस्तान और भारत का वॉर हो जाए, कि भाई इंडिया जब पाकिस्तान के साथ वॉर करेगा तो हम अपनी साइड से उनको नॉर्थ से अटैक कर देंगे और इंडिया को दो फ्रंट पे पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ वॉर का सामना करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो हमें यहाँ भी सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या कह रहा है भारत का। तो देखिए मेरे पास बेस्ट जवाब नहीं है। मैं यहाँ बैठ के कैमरे के सामने फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माई होम, या बहुत सारे लोग जो अपने घर में एसी में बैठे हुए, काउच में बैठे हुए बोल रहे हैं कि भाई जाके पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दो। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज इजी। लुक आई एम स्टिल सेइंग कि एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, बट एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो चुका है कि भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट केस सिनेरियो है और वो है पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन। जब तक ये पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है इन इट्स करंट फॉर्म, तब तक भारत को और कश्मीर को कभी भी प्रॉपर्ली पीस देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन ही भारत का पाकिस्तान की तरफ मेन फॉरेन पॉलिसी गोल होना चाहिए। पीओके अपनी तरफ आए, बलूचिस्तान अलग हो, सिंध अलग हो और पख्तूनिस्तान अलग हो। पाकिस्तान देखिए इस समय पे बहुत डेस्परेट हालत में है, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बलोचिस्तान ऑलमोस्ट आजाद हो चुका है और केपीके में उनकी लगी पड़ी है। इसी वजह से वो इस तरह के डेस्परेट अटैक्स कर रहे हैं कश्मीर में, ताकि लोगों का और दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट हो सके कि पाकिस्तान में इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये कैसे अचीव किया जाए? कुछ लोग कहते हैं कि देखिए इंडिया को इजराइल जैसा अग्रेसिव होना चाहिए, पाकिस्तान को वैसे ट्रीट करो जैसे गाजा को इजराइल ट्रीट करता है। बात सही है, लेकिन जो चैलेंजेस इजराइल फेस करता है व्हेन इट कम्स टू गाजा आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। गाजा के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पाकिस्तान के पास है। इजराइल गाजा का बॉर्डर एकदम फ्लैट डेजर्ट लैंड है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर माउंटेनस है, फॉरेस्टेड है और एक्सट्रीमली रफ टेरेन है। उसके ऊपर से इजराइल के अंदर मिलियंस ऑफ प्रो हमास इजरायली नहीं बैठे हैं जो हर समय पे पैलेस्टीनियन आतंकियों को इजराइल में सेफ हेवन प्रोवाइड करने की कोशिश देते हैं। इंडिया के अंदर स्पेशली कश्मीर में सिग्निफिकेंट लोकल सपोर्ट है आतंकियों के लिए। तो ग्राउंड रियलिटी जो है इजराइल की और कश्मीर की थोड़ी सी अलग है। और हाँ, इंडिया को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए जो प्रॉब्लम्स कश्मीर में हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से भारत फेस करता है, उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है पाकिस्तान का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा नया फैब्रिक तैयार करना पड़ेगा। कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाइए, जम्मू को स्टेटहुड दीजिए, कश्मीर का डेमोग्राफिक बैलेंस रिस्टोर कीजिए और कश्मीर के बगल में एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जम्मू और एक स्ट्रॉन्ग हिंदू बुद्धिस्ट लद्दाख बिल्ड करना भी जरूरी है। ये बफर बनेगा कश्मीरी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ और भारत का एक बैकबोन भी बनेगा। कश्मीर का जो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरा सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इलेक्शंस की। जब तक कश्मीर का पॉपुलेशन का एक्चुअल बैलेंस रिस्टोर नहीं होता तब तक कुछ जरूरत नहीं है इलेक्शन की। भारत को फोकस करना चाहिए पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने का, बलूचिस्तान को आजाद करने का, पीओके को वापस करने का, पश्तूनों को रीयूनिफाई करने का। ये अगले 4 साल का नेशनल गोल होना चाहिए जब तक ट्रंप पावर में है, क्योंकि ट्रंप एक प्रो इंडिया आदमी है, एंटी पाकिस्तानी लीडर है और ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है भारत के पास। इसे ट्रंप के टर्म में मिस किया तो पता नहीं फिर दोबारा कब वापस आएगी। अगले 4 साल में पाकिस्तान को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉडी ब्लो देना जरूरी है। और फाइनली, जो कास्ट और लैंग्वेज के नाम पे लड़ाई चलती रहती है भारत में, उसको भूल जाइए। दुश्मन के लिए आप तमिल, कन्नडिगा, पंजाबी, असमीज, मराठी नहीं है, उनके लिए आप सिर्फ एक काफिर हैं। जब आतंकी हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मारते हैं तो उस वक्त उनको तुम्हारी जाति, भाषा और रीजन याद नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर आना चाहिए, उसके बाद भाषा और प्रदेश। कश्मीर में जो हुआ वो हर एक रीजनल और लिंग्विस्टिक शोविनिस्ट के लिए एक सबक होना चाहिए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि अगला स्टेप इंडियन गवर्नमेंट क्या लेगी? डू यू थिंक देयर विल बी वॉर? डू यू थिंक वो उनके साथ एक वॉर अनाउंस करेंगे? डू यू थिंक सर्जिकल स्ट्राइक होगी? या आपको क्या लगता है कि कोई भी एक्शन नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर होगा, बट आई डोंट नो व्हाट। आपको क्या लगता है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो विक्टिम्स रहे हैं इस अटैक के, उनको और उनके परिवार को कंडोलेंसेस हमारे शो की तरफ से। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड बढ़ाओ।
वाकई यार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और पॉइंट तो भाई सही हैं, हर तरफ यही एक चीज़ डिस्कस की जा रही है कि जो अब एक्शन होगा ना वो काफ़ी एक डिफरेंट होगा। लेकिन अब थोड़ा सा ना एक हम जज्बाती होकर सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो जाएं और हर चीज़ का एक ख़ात्मा कर दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप वर्ल्ड मीडिया देखे जा, जो एक बड़े बड़े लीडर इस पर एक रिएक्ट कर रहे हैं ना, कोई प्रो भाई दिखा रहा है, कोई एक अपनी नफरत दिखा रहा है, क्योंकि ओवरऑल मैंने सारे के देखे। रशिया के एक मतलब के पुतिन ने भी भाई एक ट्वीट किया हुआ था, या उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, एक पीछे 6 महीने चले जाए तो एक रशिया के साथ हमारे अच्छे एक ताल्लुकात हो रहे थे, हम चीज़ें एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब कि एक ताल्लुकात उनके साथ बढ़ रहे थे ऑलरेडी रशिया के साथ काफ़ी चीज़ों पर है। लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है ना तो सारी चीज़ें एक ख़त्म हो जाती है। एक इस अंदाज से आपको लीडर आगे से एक ट्वीट नहीं करते। बाकी एक चाइना का भी एक ट्वीट आया हुआ था, उन्होंने भी उतली ऐसे फेंक दी कि मतलब कि ऐसा एक्सेप्ट नहीं है, वो चीज़ हो गई है। ऊपर से कनाडा ने तो ये बोल दिया कि एक पिस्तौल से बंदे ने शूट किया है। तो हर कोई अपना एक ना मतलब कि एक भड़ास निकालता है, हर का एक अपना मकसद होता है। लेकिन इधर जो एक मेन पॉइंट है ना वो एक अमेरिका है। अब देखो ना, कुछ लोग बोलते हैं कि एक प्रो इंडिया है एक ट्रम्प, ये बात एक बहुत गलत है। चाहे आप जितनी भी एक एनालिसिस कर लें, एक अमेरिका कोई प्रो एक कंट्री का है, वो प्रो इसराइल है। बाकी जो कंट्री हैं उनकी तरफ से एक बाढ़ में जाए, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर उनका एक फ़ायदा है वहाँ पर आप वो सोचते हैं। आप देखो ना, अगर कल को इंडिया कुछ एक पाकिस्तान में एक्टिविटी करता है तो एक अमेरिका ही इसमें कूदेगा और इनको बोलेगा कि चलो एक रफा दफा करो मामले को, आपने कुछ नहीं करना। अगर इंडिया ने कुछ कर लिया और शांत होकर भाई वो एक मामले को निपटा देगा। अब जब बात आती है ना हर चीज़ की, हमारे एक ऐसे ऐसे बड़े एक वेपन है जिनको एक अमेरिका से एक मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर अमेरिका एक चीज़ें देगा तो वो एक मेंटेन रहेंगी। अब F-16 मतलब के जो एक फाइटर जेट है वो एक अमेरिका से अगर वो चीज़ें ना दे तो वो ऐसे मतलब के लो ही पड़ा है, उसका कोई यूज़ भी नहीं हो सकता। बाकी 3-4 और वेपन है, अगर वो अमेरिका चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता तो ये कभी उसको मतलब के यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने देखा है एक पिछले वीक 2 वीक हो गए कि अमेरिका एक थैंक यू बोल रहा है पाकिस्तान को कि आपने हमारी एक हेल्प की, और पूरा पाकिस्तान इस चीज़ पर एक खुश भी है। अब अमेरिका में एक ऐसा भी तबका बैठा है, एक ऐसी भी स्टैब्लिशमेंट बैठी है जो एक पाकिस्तान के साथ एक कनेक्ट है उनका काफ़ी एक बड़ा, हर मतलब के चीज़ में वो एक कनेक्शन एक बढ़ाते हैं। लेकिन ये आपस ना, अब इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, अपने वो फैसले एक खुद करना एक जानता है। वो किसी पर एक डिमांड नहीं है कि यार अमेरिका से एक हुक्म आ रहा है तो चलो अब हम एक चीज़ करते हैं, वो हमें एक कंट्री बोल रहा है तो इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए। इंडिया के अंदर इतनी एक कैपेबिलिटी है कि वो हर चीज़ को अपने ऊपर एक डिपेंड करके एक फ़ैसले करते हैं। अब काफ़ी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं, हम भी देख रहे हैं इस चीज़ को कि इसका एक मकसद क्या है। कि PM मोदी जी ने भाई मीटिंग की, अमित शाह और सब बैठे हुए थे, तो वो ना हल एक ऐसा निकालेंगे जिससे एक हर चीज़ एक शांत भी रहे और सारा एक रिजल्ट भी मिल जाए। लेकिन यार कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक क्या ऊपर एक मतलब कि गेम अभी चल रही है और क्या आगे एक नेक्स्ट होगा। बिल्कुल यार, एक लोगों के अंदर और मतलब एक ऑफिशियल है ना, उनमें एक फ़र्क है। क्योंकि लोग तो अपना भाई एक जज्बात के साथ फैसला ले रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए। अब हम भी देख रहे हैं, अभी हमने का सारी वीडियो देखी, हर एक का भाई अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी एक मामला हुए और उस पर काफ़ी हद तक एक इंटेलिजेंस है ना, उन्होंने भाई एक्शन लिया है और इसमें जो लोग हैं उन्होंने एक सामने ला कर रखे भी हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एकदम से जो एक कंट्री टू कंट्री है ना, वो इतना एक आसान नहीं है कि हम बोल दें कि भाई एकदम से एक इधर से काम शुरू हो जाए एक उधर से। क्योंकि एक इस वक्त सबकी नज़रें वैसे भी एक बिज़नेस को लेकर वो एक इंडिया की तरफ हैं। जब से एक ट्रम्प ने ये काम शुरू किया टैरिफ वाला, और तब से इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोगों की आंखें हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक काम हो रहा है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब PM मोदी को देख लें कि उनका विज़िट था सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने बीच में ही अपनी सारी मीटिंग्स छोड़ी, सब कुछ छोड़कर उनको एक उसी टाइम ही एक वापस आना पड़ा। क्योंकि एक
इंसिडेंट ही एक बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि भाई एक वो कैसे रह सकते हैं। लेकिन इस पर जैसे ऑफिशियल बैठे हुए हैं पीएम मोदी, अमित शाह जी और सब बैठे हुए हैं ना कोई एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन जिन्होंने ये किया मतलब एक जैसे एक पाकिस्तान का नाम यूज़ हो रहा है या इनके जो एक नाम आए हैं उसकी वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अब जो रिलेशन जैसे बोल रहे थे कि एक कुछ काम करने के लिए हमारे एक्टर दोबारा से उनके साथ एक काम करना चाहते हैं, उन्होंने भी आगे से भाई बोला थोड़ा बहुत कि ये काम हो जाए। लेकिन जब से ये काम हुआ है अब से कोई भी भाई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगा कि हम उनके साथ मिलकर चलें या उनकी कोई बात करें। लास्ट भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से भाई हर चीज़ कट ऑफ हो गई थी। लेकिन ये तो भाई बहुत ज़्यादा एक सैड है और सही बात है। एक सर ने जो बात की है कि भाई काफ़ी ज़्यादा एक आपस में लड़ाई है कि भाई ये इसकी लैंग्वेज और है इसकी और है, ये एक चीज़ें बिल्कुल भाई एक ख़त्म है अब। नहीं ऐसे ही है, देखो ना यार, ये अगर कोई बंदा सोचता है ना कि एक यार हमें ऑफिशियल की एक और सोच होती है, आम जनता जज्बाती होती है, लेकिन भाई जो ऑफिशियल ऊपर बैठे होते हैं ना वो एक जनता की सपोर्ट के साथ ही बैठे होते हैं, वो ऐसे नहीं बैठे होते। जनता एक मिनट में चाहे तो उनको साइड पे कर सकती है, लेकिन असल जो भी है ना भाई एक मौके की मुनासबत के हवाले से एक ऊपर जो बैठे होते हैं उनको फैसला करना होता है, क्योंकि अवामी जज्बात के आगे कोई चीज़ नहीं टेक सकती। तो लिहाजा भाई गुस्सा हर बंदे को ये नहीं कि नहीं, एक हर एक को यही एक जो है ना वो मतलब गुस्सा है कि जल्दी जल्दी इस चीज़ का जो है ना वो बदला लिया जाए और फ़ौरन इसके ऊपर अगर रिटेलिएट नहीं किया जाता तो उसका एक नुकसान भी होगा, क्योंकि इससे जो है ना वो अगले बंदे का हौसला भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर जो है ना वो एक प्लानिंग के तहत चीज़ें जो है ना वो होंगी, क्योंकि हम जो है ना वो अभी भी यही सोचते हैं कि देखो ना गरीब और अमीर की जब लड़ाई होती है ना तो गरीब बहुत खुश होता है। किस चीज़ के लिए खुश होता है, उसको पता है कि भाई मैंने मार भी खानी है और मुझे पैसे भी मिलने हैं। तो इस हवाले से ना वो इस चीज़ के ऊपर बहुत एक हैप्पी एक अंदर ही अंदर खुश हो रहा है और ऊपर से वो मार भी खा रहा होता है। उसको पता है कि एंड ऑफ या मिडल के तौर पे मिडल टाइम पे आके मुझे कहीं ना कहीं एक जो है ना वो एक फिनेंशियली बेनिफिट हो जाना। तो पाकिस्तान के आप इंडिया के साथ ठीक है एक ये क्लैश तो शुरू हो जाएगा, लेकिन भाई एक नुकसान जो है ना वो भाई एक इंडिया की तरफ से ही होगा, क्योंकि हम हमारे तो भाई लोग चाहते हैं। अब हमने पंगा लिया किसके साथ लिया भाई, आपके सामने ईरान के साथ लिया, हमने अफगानिस्तान के साथ लिया, बलोचों के साथ पंगा लिया, लेकिन क्या हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि वो मतलब चीज़ें हों वो भाई नहीं हुई, क्योंकि उस हिसाब से अगर एक क्लैश शुरू हो जाते तो तब जाके भाई एक एक्सटर्नली एक सपोर्ट मिलनी थी, वो जो है ना वो तकरीबन वो सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई है। लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि अभी एक क्लियर एक कहा जा सके कि भाई एक क्या आगे जो है ना वो मतलब एक रिज़ल्ट निकल के आता है, वो उसके बाद ही फैसला होगा कि भाई किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और उसका आगे जो है ना वो क्या एक इलाज करना है। तो लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो भाई इंडिया को ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे ही एक जो है ना वो कूद जाए जंग में, क्योंकि सबसे बड़ा एक अमेरिका चैलेंज हर एक कंट्री को दे दिया है कि इकोनॉमिकली उसने हर एक की जड़ें हिला के रख दी हैं। ज़ाहिर बात है जो उसने स्टेप लिए हैं, लेकिन उसके लिए अब जो दूसरे कंट्रीज़ हैं ना जिसमें चाइना है, रशिया या बाकी एक वो उनकी हर तरह से कोशिश है कि वो किसी तरीके एक इंडिया के साथ ऑलरेडी भी चल रहे हैं और एक अब थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर करें। लेकिन उम्मीद है कि भाई एक इस तरह का कोई सीन जो है ना वो नज़र नहीं आएगा जिससे जो है ना वो मतलब एक हाई लेवल के ऊपर फाइनेंशियली एक चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हों। एक ऐसा काम होगा कि एक सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बाज जाएगी जो लग रहा है, क्योंकि जो प्लानर ऊपर से 8-10 बंदे बैठे हुए ना भाई उनका बहुत दिमाग है। एक चाहे डॉक्टर एस जयशंकर हैं, अजीत डोवाल साहब हैं, एक पीएम मोदी जी खुद हैं, सीएम योगी, मतलब जो भी एक राजनाथ सिंह हैं उनको देख लें या अमित शाह हैं, ये सारे एक भाई एक उन्होंने एक अपनी उम्र गाल दी हुई है इस पॉलिटिक्स में और वो हर एक चीज़ को समझते हैं। बाकी यार अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल।